बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौर एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूं आपकी होस्ट और सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। खबरनामे के साथ मैं हूँ यूनुस खान। आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब। जी, पहली खबर जो है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को आईसीसी T20 इंटरनेशनल का प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल दे दिया गया है आईसीसी की जानिब से। तालियां। कंफर्म। जी 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 Okay. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मोहम्मद रिजवान मतलब मैं बताता हूं कि एक ऐसा इंसान जिसको जैसे पीएसएल होता है, वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। उनको एक जो टीम हमारी कराची से, उसमें वो 12 मैन होते थे, वो प्लेइंग 11 में भी नहीं होते थे, बट द वे ही टर्न अराउंड हिज गेम, वो मैच विनर बन गए। और विद पैसेज ऑफ टाइम ही हैज प्रूवन एंड ही हैज वन so many men of the matches award। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यूनिस, मोहम्मद रिजवान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बैटिंग की थी, मतलब काफी उन्होंने मैच्योर होने का जो है वो अपना सबूत दिया। इसी बात पे मैं बता दूं, इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज भी हार गया, वनडे सीरीज भी आ गया। मुझे दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। अच्छी टीम है और विराट कोहली बेचारे कैप्टन से हटा दिया। आई थिंक हम उनके दुख के साथ हैं, क्योंकि हमें भी दुख हो रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि पहले जब कहा जाता था कि मेहनत का सिला आपको मिलता है, तो मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से मैच हारने के बाद उनका मोराल भी डाउन हो गया। एग्जैक्टली, टीम टूट गई इनकी। ये आई हैव नेवर सीन, इंडिया पिछले 10 सालों से रूल कर रहा था, बट इंडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। मोहम्मद रिजवान इज इम्पोर्टेंट है। जी सना। मैं तो ये कहूंगी, देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको पूरे साल का बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो आईसीसी की जानिब से अब करार दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। एंड जो मुझे उनके अंदर सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो एक तो माशाल्लाह से देखिए नजर आ जाता है कि उनका इखलाक कितना अच्छा है। जैसे ही वो जीते, आपने देखा कि वो उसी वक्त सजदा करने लग गए ग्राउंड के अंदर। आप उनका इखलाक देखें। और दूसरा, मैंने इतने सारे दूसरे जो खिलाड़ी उनको देखा, लेकिन जितने वो डाउन टू अर्थ है, सीरियसली आई जस्ट लव इट जो इनका है। और दूसरा ये है कि लाला के बाद मैंने अगर किसी के अंदर ये चीज देखी कि खवातीन के साथ पिक्चर्स भी नहीं बनवाते, इवन खवातीन की रिस्पेक्ट में, तो वो मोहम्मद रिजवान शायद खिंचवा लेते हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाते। लेकिन लाला के साथ पता है, तस्वीर बनाना भी बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि टास्क होता है। अगर कोई लड़की साथ में खड़ी होती है ना, तो वो बड़ी सिमटी सी सेमी सी यूं करके आराम से खड़ी रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। और मुझे लगता है कि क्रिकेटर होना अच्छी बात है कि ठीक है आपके अंदर एक टैलेंट है, बट इखलाक भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो होते हैं वो अब भूल जाते हैं कि ये फैंस की वजह से ये शोहरत उन्हें मिली है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के ऊपर बात करूंगी कि तमाम ऐसे पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको उन्होंने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट किया, एक जोश दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंडिया के साथ इस तरह के मैचेस हो रहे थे, और इंडिया के अलावा भी जो मैचेस हुए हैं, मोहम्मद रिजवान ही थे जो सबसे ज्यादा चेयर अप करते थे अपनी पूरी टीम को। विकेट कीपर का काम ही है ना। मोइन खान साहब से भी वो ना शुरू, शाबाश लड़के हैं, शाबाश मुश्किल है, घुमाना दूसरा, तो ये वहां से चलता आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी सना ने बात की, दो एग्जाम्पल्स भी दी उन्होंने, मतलब दो ऐसी फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बात की, एक शाहिद अफरीदी साहब की और मोहम्मद रिजवान के बारे में। तो मैं मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहूंगी कि उनका इखलाक तो बहुत अच्छा है। आपका इखलाक अच्छा हो तो दूसरा भी आपको इज्जत देता है। लेकिन आपने देखा कि ज़ैनब अब्बास जो है, उनको इंटरव्यू करते वो पीछे खड़ी हो गई उनकी रिस्पेक्ट में, जो आजकल काफी वायरल भी हो रही है। अच्छा, नो मैटर हाउ गुड परफॉर्मेंस यू हैव, लेकिन अगर आपका किरदार जो है वो अच्छा नहीं होगा ना, मतलब एक जगह में बहुत अच्छा खेल रही हूँ, लोग मुझसे इंस्पायर हैं और एक ही तरफ अगर वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे साथ फॉर एग्जांपल सेल्फी भी खिंचवाने आ रहे हैं और मैं उनको धुतकार रही हूँ, तो मेरी क्या अच्छी कारकर्दगी वो सब पे पाने फिर जाएगा। दे विल ओनली रिमेंबर माय बिहेवियर। अगर वो अच्छा होगा या मिसबिहेवियर होगा तो मुझे उसी चीज से जाना पहचाना जाएगा। सो नंबर एक चीज, योर बिहेवियर शुड ऑलवेज डाउन टू द अर्थ। जितने भी हैं, जो भी हैं, कभी भी आपको उड़ना नहीं है, जमीन पे ही चलना है। और सही कहा आपने यूनुस कि बहुत वक्त बाद हमें एक ऐसे प्लेयर मिले जो कि विकेट कीपर के मामले में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। एग्जैक्टली, बैट्समैन भी बहुत मजे के हैं। अपनी जो बैट्समैनशिप है उसकी वजह से उनको अवार्ड दिया गया। आई जस्ट वांट टू टेल कि 1326 1326 रन्स इन्होंने स्कोर किए कैलेंडर ईयर में। 73 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट 134, 50s जो है 12 50s की और 101 सेंचुरी की इन्होंने। तो तालियां नहीं चाहिए रिजवान साहब के लिए। ये तो हो गई खुशखबरी बदकिस्मती के साथ। जी
फिर पहले आपको बैड न्यूज सुनानी चाहिए थी, फिर गुड न्यूज सुनानी मैं नहीं आपके इशारों पे चलूंगा, मैं अपने दिल पे चलूंगा। मैं आपको बता दूं बैड न्यूज ऐसी है कि यहाँ पे पत्थर लगा है। ओके, ये समझे एक ग्रीन लाइन बस यहाँ पे पथराव हुआ, लाल हो गई। जी जी, ग्रीन से लाल हो गई। नहीं थी तो ग्रीन, लेकिन टूट गई। शीशा एक टूट गया एक बस का। जो फेडरल आईटी मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब ने कहा है कि ये जो पथराव हुआ है ग्रीन लाइन की बस पे, ये ट्रांसपोर्ट माफिया ने किया। अब फेडरल ने बस तो दे दी, संभालना सिंध हुकूमत का काम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि संभल पाएगी, बिकॉज इतना एंटी जा रहा है क्योंकि सक्सेसफुल हो गई है। एंड इफ यू नो दे आर गेटिंग पेड रिव्यूज। आई डोंट नो कौन पे कर रहा है कि इस ग्रीन लाइन के बारे में बुरा भला बोल। अच्छा, Have you noticed, अगर कुछ वीडियोस अगर आपने देखी कि लग रहा है कि वो जबरदस्ती बोल रहा है। इट्स अ वेरी, हमें आदत नहीं है, हमारी कौम को भी आदत नहीं अच्छी चीजों की। वही बस जो चारों शीशे टूटे हुए, ठीक है, 25 बंदा ऊपर छत पे बैठा हुआ है, 40 बंदा अंदर बैठा हुआ है, लड़कियों के कंपार्टमेंट में घुसे हुए, वो हमें आदत है, हम उससे खुश हैं, हमें अच्छी चीज बिल्कुल वो होती नहीं, हमसे हजम ही नहीं होती। क्योंकि गरीब को अगर कंफर्टेबल कर दोगे ना तो फिर गरीब तो मांगेगा चीजें, फिर रोटी कपड़ा मकान के अलावा ये भी कहना पड़ेगा कि ग्रीन लाइन बस भी देनी होगी। वही बात है कायनात, इमरान खान साहब से जो है फिर उम्मीदें छोड़ दें आप लोग। अगर वो चीज अच्छी बनाकर देते भी हैं तो हमारे ही लोग हैं जो चीजें बर्बाद करने में फुल टाइम उन्हीं का हाथ है। अगर ये बर्बाद हुई तो हु इज रिस्पांसिबल, यू बेटर नो दैट। आई नो द रीजन। ओके, What is the reason? आई गेस ट्रांसपोर्ट माफिया ही हो सकती है, बिकॉज उन्होंने तो एक्यूज किया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्यूज किया है। एग्जैक्टली कोई किसी का काम चलता हुआ नंबर एक तो देख नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारे लोग मुंतकिल हो जाएंगे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से टुवर्ड्स ग्रीन लाइन बसेस, और ये चीज उनको देख नहीं बर्दाश्त करें क्योंकि उनके बिजनेस पे काम पे इफेक्ट आएगा, बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट डाउनफॉल आएगा। सो या अच्छा यूनुस, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए हमारे सिंध के अंदर स्पेसिफिक जो है ना वो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो चल रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट हमारा आपको पता होगा कि किस तरह से वो रन कर रहा होता है। जब भी पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिक सिंध के अंदर अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर कोई मसला खड़ा होता है, या कभी ऐसा होता है कि लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी कहते हैं कि बसेस जो चल रही होती है बाहर उसको कम कर दो, तो ये सबसे पहले उठ जाते हैं, ठीक है, कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये सबसे पहले खड़े होते हैं। अभी जो ये रिसेंट हुआ है, मैं इसमें मतलब कोई दोहराया ही नहीं कि ये बस अच्छी काम नहीं कर रही। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने ओवरऑल देखा कि ये किस तरह से मैंने पढ़ा ना, तो मेरे अंदर एक आदत है कि जो आप पढ़ रहे होते हो इससे अच्छा ये चीज है कि आप जाएं और एक्सपीरियंस करें। मैंने वहां पर देखा कोई आपका वो सिस्टम नहीं है जो डबले एक खड़े होते हैं कंडक्टर, उसका जान दे उस्ताद लाने करेंगे। आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। मैं एक काम करता था पहले। अच्छा, तो अल्लाह ने मुझे आइडिया हो गया था। ड्राइवर आप ही थी। नहीं वैसे ऑडियंस मुझे लगता है कि आवाम जो सेंटी ना हो जाए ये चीज के, हम इस चीज को सिर्फ मजाक के तौर पे करें, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर ये टैलेंट है, जो लोग ये काम करते हैं, और रोजी कमाने के लिए कोई भी जरिया जो है छोटा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा वो समझ गए। हमारा शो डेली फॉलो करते हैं, उनको पता है मजाक ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ आखिरी एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो मुझे लगता है, देखिए एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा कि आप वहां पर जाएं, एक चिट आपको दे दी जाएगी जो आप टिकट वहां से खरीदते, एंड तक आपने वो संभाल के रखना है। अगर गुम हो गया तो बस में फंस जाएंगे आप लोग, आपने वो संभाल के रखना है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको क्या लगता है कि सिंध के अंदर क्या सिंध के अवाम के लिए ये अच्छी चीजें आ जाएंगी तो वो हमें रास आएंगी? हमें नहीं आएंगी, क्योंकि हम अपने खुद के दुश्मन हैं। ये आप बिलीव करेंगे, जो मेरी जितना मैंने एक्सपीरियंस अपना किया है, 1 साल 1.5 साल आप और मैं यही हैं, W11 के चक्कर लगेंगे, कोई ग्रीन लाइन हमारे नसीब की नहीं। अल्लाह ना करे। ब्रेक का टाइम हो गया, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कराची में बहुत टाइम बाद कोई अच्छी चीज आई है। क्या हम इस काबिल हैं? क्या वो चीज इस काबिल है? लेकिन अभी जो काबिल है वो है ब्रेक। लेते हैं काबिल वाला ब्रेक, काबुल वाला नहीं, काबली वाला नहीं, काबिल ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen, to our show Gup Shop. Before the break, we were talking about the Green Line bus that happened in Pakistan, in Karachi especially, and how the public is reacting towards it. I have seen people's pelting stones at it. So let's ask our Numainda here, Jirsha, what's your take on it? यूनुस, देखिए वही बात है कि अगर हम लोग पॉजिटिव माइंड से रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बट वही बात है, अगर हम सब एक साथ होकर और मिलकर ये सारी चीजों पर। हुकूमत क्या कर रही है उर्शिया? यूनुस, ये तो आपको हुकूमत से ही पूछना चाहिए, बट मेरे पास जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं शेयर करने वाली हूँ। AIG इमरान यकूब साहब ने कहा है कि पेट्रोलिंग इंक्रीज जो है वो होनी
चाहिए पुलिस की जो व्हीकल्स हैं। एग्जैक्टली, जी, क्योंकि भाई। उससे ये होगा कि क्राइम थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये जो मेरे ख्याल में कितने चक्कर लगाते हैं यूनुस, आपको पता होगा कि अगर कम ही पेट्रोल लगाते हैं। एवरेज दिन में मेरे ख्याल से 4 होंगे। 4 होंगे तो मतलब वही बात है कि जितनी रूटीन में चलती हैं चीजें तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत कम है ना। हाँ, तो 4 ही हो सकते हैं, नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना, रात का खाना, 4। शाम की चाय, शाम का खाना नहीं। हाँ वही हाई टी, मतलब देख ली जाए तो उस पे जो है वो नहीं, अच्छा स्टेप लिया है AIG साहब ने कि उन्होंने इशू किया ये स्टेटमेंट फ्रॉम पुलिस। लेट्स सी कि हो जाए। देखिए मगर वही बात है यूनिस के पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होंगी चीजें, अदरवाइज हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं ये ग्रीन लाइन है और ये खत्म हो जानी चाहिए। वाकई में जैसे कि अनम ने भी बताया कि माफियाज तो हैं जो ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि जब नई नई चीज आती है तो उसके ऊपर तो उनका यही पॉइंट होता है कि ये चीज खत्म हो जाए, हमारा बिजनेस ना कहीं खराब हो जाए। जब लॉकडाउन होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो वो माफियाज ही होते हैं जो कि नुकसान देते हैं। यूनुस आप न्यूज लेकर आए, बस मुझे एंड पे ये पॉइंट करना है कि जो बता रही है उर्शिया कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम के लिए लाइक पेट्रोल इंक्रीज करे, तो अगर इंक्रीज करे गवर्नमेंट करे भी तो ये चीज जाती कामों के लिए ना गाड़ी यूज की जाए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं जो ये चीज कह रही हूँ कि अक्सर फेस करना पड़ता है आपको। एक दफा तो मैंने स्पा के नीचे गाड़ी देखी तो मैंने कहा कि शायद पता नहीं अल्लाह खैर करे कि कुछ हुआ है, तो पता चला कि वो अपनी मिसेस को लेकर आए थे कि ऊपर स्पा में ड्रॉप करने। तो ये कामों के लिए गाड़ी, उनका दिल नहीं। हाँ दिल का, लेकिन वाइफ ने कहा कि बेटा इसी में छोड़ के आओ, तो हस्बैंड तो मजबूर है ना। बट हैविंग सेड दैट, देखें इसका रूट बता देता हूँ। नुमाइश चौरंगी से लेके अब्दुल्ला चौरंगी तक है, और अब्दुल्ला से याद आया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेक्सिको में एक न्यूज हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़े खुश हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। मेक्सिको में क्या हुआ, एक शख्स है जिनका नाम है यूजील मेक्सिको वाले लड़के का नाम है यूजील, कर लें आप, आगे मुश्किल नाम है, ठीक है। ओके। इन साहिब ने क्या किया, इनकी एक अदद होने वाली बेगम या कहते हैं गर्लफ्रेंड या एक रिलेशन में थे खातून के साथ, उनकी जो मदर थी वो बीमार हो गई, ठीक है। अब उनका किडनी का इशू हुआ, लड़की की मदर। जी। ओके। तो यूजील ने क्या किया, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम कर देते हैं असलम, पप्पू रख देना, पप्पू। ये पप्पू भाई ने क्या किया, असलम रखे, असलम बड़ा यूनिक नाम लग रहा है। चले ठीक है, असलम पप्पू। असलम भाई ने क्या किया, असलम ने उन खातून की वालदा को किडनी डोनेट कर दी। अरे वाह, कितना नेक काम किया, कितना अच्छा काम किया। जी। खातून ने आगे से क्या किया, उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप किया और किसी और मर्द के साथ शादी कर ली। अब ये गुड न्यूज है, बैड न्यूज है या मिक्स न्यूज है, वी कांट से एनीथिंग। और व्हाट्स योर ओपिनियन? एक किडनी वाले को उसका क्या बना, एक किडनी वाले का क्या, इसी एक किडनी वाले का इन्होंने टिकटॉक पे बैठ के अपनी स्टोरी सुनाई, अपने दिल की, और ये पूरी दुनिया में अभी वायरल हो गए हैं। What's your opinion? I want to know your opinion. जी। सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो कि अपनी हेल्थ को खराब करके किसी को डोनेट करेगा। मेरा मानना ये, बाकी सबको मैं ब्रीफ कर रही हूँ, मैं ब्रीफ कर रही हूँ जैसे कि उनको पता था कि जी मोहब्बत में ये सारे काम हुए, कि जैसे उन्होंने माँ को जो है वो बचाया, अच्छी बात है, आप किसी को सपोर्ट करें, मगर वहां पर करें जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चीजें मिलेंगी भी। जब वो पता ही नहीं था कि शादी होगी नहीं होगी, आपने दे दी, और शादी करता फिर करता, ये कह रही हैं आप? नो, मैं कह रही कि ये मकसद है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आप अगर किसी को डोनेट कर भी रहे हैं, वहां डोनेट करें जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव लोग हैं, और वो मेरी भी मतलब ऑल्टरनेट, अगर लेट सपोज ये लड़के के साथ ये प्रॉब्लम हुई होती तो वो क्या लड़की शादी से पहले उनको डोनेट करती? चक्कर बाबू भाई, सल्तनत तबाह तो किडनी थी। लेकिन मैं बात ये कहूंगी कि अगर एक इंसानी जान किया है, अक्सर हम शो में ये चीज कहते हैं क्योंकि हम आपको मैसेज दे रहे होते हैं, और ये अवेयरनेस मैसेज होता है। अगर वो उन्होंने खातून को किडनी डोनेट की तो डेफिनेटली वो उनकी मदर की एज की होंगी, तो बड़ी एज की होंगी, और अगर उनकी किडनी फेल हो चुकी है और उनको किडनी डोनर, देखिए इसमें भी ऐसा नहीं होता कि मैं किडनी देना चाहता हूँ या मैं किडनी, इसमें भी आपका मैच का बहुत होता है। उनकी मैच होगी, उन्होंने दे दी। अब स्टोरी ये है कि दिल का हाल जो है वही वाली बात है कि उन्हीं से पूछ सकते हैं कि उन्होंने किडनी तो दी लेकिन लड़की भाग। अब ये रीजन मुझे नहीं पता, तो मैं इस पे कमेंट नहीं मैच से मुझे एक चीज याद आई है कि शायद खातून ने बोला था किडनी मैच, दैट्स अ परफेक्ट मैच, तो समझे कि मेरे रिलेशनशिप को कह रही है। एनीवेज अनम, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप
मतलब दो लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो 2 महीने में कभी कभी आपके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप एक दूसरे को इतना जानने लगते हैं और लगता है कि यही दुनिया है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। और कभी कभी आपको सालों साल हो जाते हैं बट आपको फिर एक पॉइंट आता है, आपको लगता है इतने साल हो गए तो हमें समझता ही नहीं है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। तो मतलब यू कांट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लव विद द टाइम पीरियड। और ये जो कपल था ये रिलेशनशिप में नहीं था, तो मतलब लड़का बहुत ज्यादा चेज कर रहा था लड़की को, लड़की के पीछे। तो लड़की को ये चीज तो मेक श्योर हो गई थी कि भाई ये मेरे पीछे है, तो अब मैं इसको कहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। उसने किडनी ली, मामा को ट्रांसप्लांट। ये लिखा है मैंने, इसमें बहुत पढ़ा है। ये सही कह रहे हैं, वायरल चल रहे हैं मेरी नजर से। As far as I know, तो मैं समझता हूँ रिलेशनशिप में जितना मैंने पढ़ा, but maybe that's another angle, that's another turn of the story. He was chasing her, और जब लड़की ने ये देख लिया कि भाई ये तो मेरे पीछे है, तो उन्होंने उनसे जितना उनका काम था वो लिया और उसके बाद उनको कह दिया टाटा बाय बाय, आपका काम यहीं तक था। और फिर उन्होंने किसी और से शादी कर ली। लेकिन मैं एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, वो ये है कि देखिए लड़कियां वैसे तो ऐसा नहीं सोचती जितना मुझे पता है, नहीं सोचती लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। कुछ होगा वो, अगर ऐसा है जो अनम कह रही है, अनम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगी कि अगर ऐसा है तो लड़के ने क्या पता उसके बाद लड़की को ताना दिया हो कि मैंने तो किडनी दी है, मैंने तो फलां किया। लिखवाते हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते, आपकी परमिशन नहीं, वो तो पर्सनली तो तानेबाजी तो कर सकते हैं। उसने ब्लॉक कर दिया, पूछ भी नहीं रहे, शादी करके अपने मजे से गुजारी है जिंदगी, सुहानी उसकी जिंदगी गुलजार हो चुकी है। वो क्या सना आप कह रही है लड़कियां मासूम है, मैं तो बोलता हूँ लड़कियां बहुत मासूम है, इतनी मासूम है आपकी सोच है। अगर जी मैं कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि लड़कियां इतनी मासूम है कि आपकी सोच है कि लड़कियां अगर किसी लड़की से गलती हो जाती है तो लड़की की गलती नहीं होती, गलती की गलती होती है। इतनी मासूम है खवातीन। करेक्ट। किडनीज का मैं थोड़ा सा बता दूं, लड़की को गलती करने पर मजबूर हमेशा मर्द करता है। एक लॉ बता दूं मैं आपको। देखिए मैक्सिको में तो एक मर्द हजरात ने अपनी ना होने वाली वाइफ की वालदा को डोनेट कर दी। पाकिस्तान में डिफरेंट लॉज हैं। I'll just quickly tell them because I've studied that laws when I was doing a project for kidney. सीन ये कि किडनी लिवर जितने भी आपके जो आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रूल है कि आपका सिर्फ जो है ब्लड रिलेटिव डोनेट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये रूल है हमारे यहाँ। सेकेंडली मैच करना भी बहुत जरूरी है। और किडनीज का ये है कि आप 2 किडनीज होती है इंसान में, एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है। ऐसे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनकी एक किडनी नहीं है बट स्टिल ही सर्वाइविंग, जिन्हें कोई और बीमारी ना हो। जी यूनस वही बात है कि इंसान प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को लेकर चले तो मुझे नहीं लगता कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ट्रू। लेकिन देखिए ये आपको कुछ नहीं, एक बंदा पूरा ख्याल करता था, उसको एकदम से कैंसर हो गया। सो यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। वो आपको नहीं पता चलता कौन सी चीज कब आप पे हावी हो जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई प्रे कि वो इस जो अपने ब्रेकअप फेज से वो निकल जाएं, मूव ऑन कर जाएं, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन ब्रदर। असलम हो, यूजिल मार्टिनीज हो या कोई भी हो, मूव ऑन। लेकिन अगर मूव ऑन की बात करें तो पाकिस्तान आज तक मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पर? वो पाकिस्तान ऐसा आशिक है जिसका दिल टूटा है और वो नहीं मूव ऑन करना चाहता। पूरी दुनिया मूव ऑन कर गई। कुछ आपको पता है कि जब भी तरामीम होती है तो कुछ चीजें कानून साजी में बहुत सारी चीजें मूव ऑन करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान जो है वो स्टिल आज तक जो है वो 1973 के आइन पर ही स्टिल अभी तक खड़ा हुआ है। मतलब उसने कोई भी अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं की, या मैं कहूँ कि अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो इज इट बैड? नहीं, लेकिन तरमीम इस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जी मैं जो मतलब आज बताऊंगी वो ये है, आपको पता होगा सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उनको जी एक चीज का तो थोड़ी थोड़ी हवा लग गई होगी। वो हवा ये है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि हमारे मुल्क के निजाम के लिए क्या ज्यादा बेहतर है, मतलब पार्लिमानी निजाम ज्यादा बेहतर है या सदारती निजाम ज्यादा बेहतर है। और ये एक ऐसा सवाल है यूनस जिसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला, और हम कुछ दिनों बाद मतलब हर एक साल के बाद ये एक बहस जो है वो छेड़ी जाती है और इसके बाद इसका दोबारा से कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता और दोबारा से इसको ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन इस बार आज जो मैं ये मतलब पॉइंट शेयर कर रही हूँ उसका रीजन ये है कि सोशल मीडिया पर एक हवा की तरह सिर्फ एक अफवाह गर्दिश की थी। जब ये अफवाह गर्दिश की गई कि पाकिस्तान के निजाम के अंदर क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है कि सदारती जो है वो निजाम ओवरऑल लाया जाए जिस तरह से दुनिया के दूसरे ममालिक जो है वो ला रहे हैं, इस पर हम मजीद बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए सदारती निजाम ज्यादा दुरुस्त है या पार्लिमानी निजाम। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर गई थी, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है? आज हम इनमें बाकायदा से आपको फर्क बताएंगे कि दोनों में आखिर फर्क क्या है। सना मैं बताऊं? श्योर। नहीं, जिसे पता भी होगा उन्हें भी रिकॉल करने के लिए, और जो बच्चे हैं खासतौर पर उनको बिल्कुल जो है मासूमाना तरीके से समझाऊंगी। पार्लिमानी जो निज़ाम है वो बेसिकली ये है कि जो वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो रूल करता है, उनके पास पावर होती है। और जो सदारती निज़ाम होता है वहाँ पर प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और वही रूल करते हैं, वही तमाम फैसले करते हैं मुल्क को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिले हैं, 1 स्टार भी मिला है। मैं आपको बताती हूँ जी कि सबसे बड़ी चीज क्या है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में फर्क क्या है। बेसिकली फर्क यही है कि एक तो देखिए, अवाम जो है हमारे वो बराह रास्त एक शख्स को चुनते हैं। अगर हम इसका अंदाजा लगाए तो इसकी आसान सी मिसाल आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं समराइज करके आसान वर्ड्स में आपको समझाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सोशल मीडिया पर आजकल एक अफवाह गर्दिश कर रही है उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊं जी सदारती निज़ाम क्या है। सदारती निज़ाम यह है कि अगर आप सपोज करें कि अभी आप नवाज शरीफ को रखें, इमरान खान साहब को रखें और उनके साथ आप बिलावल को रखें, 3 मैंने बंदे रखे, नवाज शरीफ रख लिया मैंने, इमरान खान साहब रख लिया और मैंने क्या रखा, बिलावल भी रख दिया। अब मैंने तीनों के साथ क्या किया, अब मौलाना फजल रहमान हो गए। कराची से आप किसी भी एक जमात के लीडर को उठा लें, मुस्तफा कमाल को उठा लें, ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब को उठा लेते हैं हम। तो मैं आपको बताऊं जी, तो मैं आपको बताऊं जी कि इसका सबसे पहले क्या बात है, आपको पता है कि मुस्तफा कमाल साहब जो है अब वो उस तरह से नहीं जीत सकते जिस तरह से इमरान खान साहब जीत सकते हैं या जिस तरह से नवाज शरीफ जीत सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे जी कि वो नवाज शरीफ के लिए, वो इमरान खान साहब के लिए कहेंगे मुस्तफा कमाल कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, यानी कि मेरे जितने सपोर्टर हैं वो आपको वोट डालेंगे, तो मैं आपके मुकाबले में नहीं खड़ा होगा। इसी तरह मौलाना फजल रहमान क्या करेंगे, मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के लिए कहेंगे कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, मेरे जितने भी जो है वो वोटर्स हैं वो आपके सपोर्ट में वोट डालेंगे। तो बिल्कुल सच है, पीडीएम यही था, आप यही सच है। तो अब इस तरह से एक ग्रो टाइप बन जाते हैं और ओवरऑल जो शख्सियात खड़ी होती है वो या तो 3 खड़ी होती है या तो 2 खड़ी होती है पूरे पाकिस्तान से। अब हमारे जो अवाम है, कोई जमात का सिस्टम नहीं है यहाँ पर, आपने कोई भी जो है वो पीटीआई या मुस्लिम लीग नून या जीडीए को आपने वोट नहीं डालना है। आपने क्या किया कि आपने नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल आपके सामने, आपने जाना है और उनको वोट कास्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा मैंने वो बताया, फर्क बताया। अब क्या करता है जी सदर, क्या करता है, अब उन्होंने अवाम ने पूरा वोट डाल दिया बहुत ज्यादा वोट्स के साथ, या आप ये कह दें कि रियासतों में जैसे किसी सूबे के अंदर से अब बन गए जी वजीर आजम इमरान खान। अब वो वजीर आजम नहीं बने क्योंकि यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम नहीं। अब उनको जो वो वोट से जीते हैं, अब वो क्या बने, वो सदर मुमलिकत बन गए। सदर मुमलिकत का मतलब क्या होता है, सरबरा, जो कि पूरी रियासत का सरबरा होता है, उसको जी कहते हैं कि वो सदर मुमलिकत। अब यहाँ पे वजीर आजम का सिस्टम नहीं है। अब आ जाते हैं जी पार्लिमानी निज़ाम पर। अब आप पार्लिमानी निज़ाम पर आने, तो पार्लिमानी निज़ाम में क्या है कि आपको पता है कि अभी जो हम रिसेंटली पाकिस्तान जिस सिनेरियो में है वो है जी पार्लिमानी निज़ाम, जो कि बरतानिया के अंदर भी रूल करा, और मजीद कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर जो है वो ये सदारती निज़ाम चल रहा है, ये देखें आप जी सना। अगर टॉप कंट्रीज की बात की जाए तो जैसे टर्की है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, तो ये वो कामयाब कंट्रीज हैं जिनका नाम आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, अमेरिका हो गया, टर्की हो गया, टर्की पहले नहीं था लेकिन उसके बाद वो भी सदारती निज़ाम पर आ गया है। चीन हो गया, चीन के अंदर बेसिकली ऐसा कोई वो उनके अंदर तो नहीं है, उनके अंदर 1 पार्टी सिस्टम है, लेकिन हम इसको, आप ये टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपको ओवरऑल जो ब्लू कलर नजर आ रहा है, ठीक है, अब ये ब्लू कलर आपको जहां जहां नजर आ रहा है वो ओवरऑल सदारती निज़ाम जो है वो चल रहा है। पूरी दुनिया की बात कर रही हूं मैं। सदारती निज़ाम जो है, ये ओवरऑल जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये रियासतों का, वो आपको जो है वो सदारती निज़ाम दिखेगा। अब आप आ जाए जी येलो कलर में। अब जो येलो कलर आपको दिख रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये है जी जहां पर आप कह दें कि सेमी प्रेसिडेंटलशिप जो है वहां पर चलाई जाती है। मतलब वो पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन चाइना को आप इस पे काउंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट भी होती है या आप ऐसे कर सकते हो। अब आ गया रेड। अब आप ये देखिए रेड का जो मार्जिन है वो बड़ा कम मैप में नजर आ रहा है। रेड वो है जहां पर
पर जो है पार्लिमानी निजाम पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। आप इसमें इसकी जो मिसाल है वो आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया पार्लिमानी निजाम चला रहा है, पाकिस्तान पार्लिमानी निजाम चल रहा है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पर भी सदारती निजाम जो है ओवरऑल सेमी प्रेसिडेंटलशिप वहां पर भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो वजीर आजम का बेसिकली पार्लिमानी निजाम है। उसके अंदर क्या है आप देखें, उसकी एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिलती है वो इंडिया से मिल जाती है। बरतानिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो बरतानिया से है। अब बरतानिया से आपको मिलता है, लेकिन बरतानिया की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी, आप भूल जाते हैं कि वहां पर कोई निज़म है। ये देखें ना, कोई निज़म वहां पर जो है वो चल रहा है। अब आती है सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप ये देखें ना कि अगर आप दोनों हुकूमतों की साथ में बात करें, पार्लिमानी निज़ाम और सदारती या डेमोक्रेट आप कह दें कि गैर जमहूरी और जमहूरी हुकूमत के दरमियान अगर आप फर्क देखें तो क्या फर्क होगा इसके दरमियान? अच्छा, वेल पर्सनली आई बिलीव कि जो जमहूरी निज़ाम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो अवाम के मफादात और उनकी आज़ादी का बहुत एहतराम करता है और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अवाम की जो चीजें हैं, उनके हकूक वगैरह वो हैं। तो मेरा वोट, मतलब अगर आप पूछे तो इसके लिए माय वोट टू जमहूरी प्रेसिडेंटल के लिए जी। ये आप हकीकत में, मैं सच बताऊं, मैं आपको बताऊंगी भी हम दोनों क्या ना है वोट आप भी दे सकते हैं जी। आप बताएं आपका क्या? मैं बॉयकॉट करना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू से, देखें, डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। ओके, ये प्रेसिडेंट वाली हुकूमत नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? हमें जो मिल रहा है हम वही तो चला रहे हैं। हमें किंगिज्म चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक पार्टी का लीडर, उसका बेटा या बेटी आके लीडर बनती है, तो ये तो चलता आ रहा है। व्हाट्स न्यू इन इट? तो ये है कि हम लोग तो, आई डोंट थिंक सो कि वी आर वोटिंग फॉर डेमोक्रेसी, वी आर वोटिंग फॉर अ किंग इन आवर कंट्री फॉर द पास्ट 30-40 इयर्स। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जो मुझे पर्सनली लगता है, मुझे लगता है कि ये सदारती निजाम जो है वो पार्लिमानी निजाम से ज्यादा बेहतर है। अब कैसे? क्यों? जी, इसी सवाल का मैं इंतजार कर रही थी, कैसे और क्यों। तो ये हमारे पाकिस्तान के नहीं, हमारे पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो सदारती निजाम है वो ज्यादा बेहतर है। अब वो इसलिए कि आप ये देखें कि एक शख्स को बराह रास्त अवाम जो है वो मुंतखब कर रही है अपने प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि सरबरा ऑफ रियासत। अब वो सरबरा बन गए पूरी रियासत के। अब क्या होगा जी, अब काली माफिया नहीं है। काली माफिया कैसे नहीं है? तो जी कैसे पार्लिमानी निजाम में कहती हूँ कि थोड़ा सा गलत है और जो सदारती निजाम है वो अच्छा है। वो इसलिए कि आप ये देखें कि जितने भी कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी के लिए अब ये देखें, जितने भी एमपीए हैं वो जीत गए पहले। अब एमपीए जीतने के बाद कौमी असम्बली में बैठे, आपको पता है कि एक जमात नहीं जीती, यानी यूनस, मैं और उर्शी, अगर हम खड़े हुए इलेक्शन में, अब हम दोनों ही नहीं जीते, हमारा मार्जिन तीनों का वोट्स के लिहाज से कम है। अब आ गए हम बीच में से कि यूनस की पार्टी में से जो कायनात है वो यूनस की पार्टी में से यूनस की कोई लगती है, उर्शिया की पार्टी में अनम कोई लगती है। अब जी हम कानून साजी के लिए बैठे। अब हम कहेंगे जी कि क्योंकि कायनात जो है वो सपोर्ट करती है हमें, कायनात हमारी जितने भी कजन्स हैं, भाई हैं, बहनें हों, उनको जो है वो किसी आला, आप समझ रहे हैं, जो हमारे ओहदे या आला ओहदे पर वो फाइज कर सकती है। तो हम वजीर आजम जो बनाएंगे हमारी मर्जी से कायनात को बना देंगे, अनम को नहीं बनाया। हालांकि अनम जो है वो कायनात से ज्यादा काबिल थी, वो अगर बनती तो ज्यादा उससे इस सेंस में कह रही ज्यादा खुशी होती बिल्कुल समझ रही हूं। तो इस सेंस में मैं दोनों इनको नहीं बनाया। अच्छा सना, मुझे एक बात कहनी है, ये जो आप टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल इलेक्शन से पहले आप जो ये फर्क बता रही है ना, और आवाम को कह रही है कि आंखें खोलो और वही मुंतखब करो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए जो वाकई काम करके दिखाए, जो पार्टी काम करके दिखाए। ये नहीं कि मैं सॉरी टू से, बट यहाँ पे मुझे कमेंट करना है, ये नहीं कि मेरा चाची का बेटा है या मेरे फुप्पो का बेटा है या वो सिंधी है, वो पंजाबी है, पठान है। नो, मुल्क के लिए क्या बेटर है वो चूज करें, चाहे वो कोई भी है। बिल्कुल। ओह माय गॉड, लेकिन will this happen in Pakistan? At least we are trying. लेकिन मैं आखिरी चीज आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, मैं एक चीज बताऊं, अपोजिशन पार्टी की जानिब से जो है उन्होंने क्या किया, कौमी असेंबली के अंदर जो है वो इन्होंने एक खत टाइप पूरी एक करारदाद बनाई और करारदाद में लिख लिया कि हमें सदारती निजाम नहीं चाहिए, या हम वजीर आजम को ये इजाजत नहीं देते कि वो किसी भी तरह के सदारती निजाम के लिए रेफरेंडम कराए, टिंग टोंग। और हुकूमत की तरफ से भी तासुर आ गया जी कि अभी फिलहाल सदारती निजाम का कोई भी ताल्लुक या कोई भी अफवाह या कोई भी इम्कान नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि 5 साल बाद या 6 साल बाद ये टॉपिक दोबारा उठेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले सना ने हम सबको समझाया कि पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में क्या फ़र्क होता है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा और अब किस तरीके से आप इस चीज़ को मज़ीद समझ के एक बेहतर फैसला ले सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी सहूलत पैदा कर दी है सना ने। थैंक यू सो मच सना फॉर इंक्रीजिंग आवर नॉलेज। ये तो हो गई थी हमारे मुल्क की बात। अब मैं आपको आगाह करती हूँ कि इंटरनेशनली थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हॉलीवुड की मूवीज तो हम सब देखते ही हैं और हॉलीवुड के स्टार्स से भी काफ़ी ऑब्सेशन रहता ही है लोगों को, लेकिन अगर वही स्टार्स कहीं ना कहीं सपोर्ट में उतर आए और एक अच्छे कॉज के सपोर्ट में उतर आए तो कैसा लगेगा आप सबको? मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा चल रहा है उसको लेकर। अभी हाल ही में 50 हॉलीवुड से बहुत ही नामवर और मशहूर अदाकार हैं, फनकार हैं, उन्होंने एक लेटर पे दस्तखत किए और वो दस्तखत करने का मकसद था एमा वॉटसन का दिफा करना। अब दिफा उन्होंने उनका किस चीज़ में किया है, पहले जो वैसे तो 50 है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनमें से 3-4 फेमस हैं, मैं उनके नाम आप सबके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1 इज़ गेल गेरिस बर्नॉल, नंबर 2 इज़ रिचर्ड गियर्स, एंड नंबर 3 सुजैन सरिंडन, नंबर 4 इज़ वीगो, एंड नंबर 5 इज़ मार्क रफेलो। बाकी भी बहुत सारे दीगर नाम है लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है, जो ज़्यादा पॉपुलर है मैंने उनका नाम शेयर किया है। तो एमा वॉटसन ने जो है बेसिकली फ़लस्तीन में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको तो पता ही है फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लैंड को लेके, वो कहते हैं ज़मीन हमारी, वो कहते हैं जगह हमारी है। तो फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म और जबर हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें किसी ने एक कार्ड उठाया हुआ था और उस कार्ड पे लिखा हुआ था कि सॉलिडेरिटी इज़ अ वर्ब, मतलब कि यकजहती एक फेल है। फेल मतलब वो वाला फेल नहीं, यकजहती फेल अमल वाला फेल, ठीक है। Okay. तो इसी चीज को अब सिंस क्योंकि एमा वॉटसन बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं और सोशल मीडिया पे हम कुछ भी डाल दें एंड सिंस शी हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो उन्होंने उसी कार्ड को कि सॉलिडेरिटी इज अ वर्ब अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया। तो यहाँ से लोग अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अफेक्ट हो रहे हैं कि इनका लोग ऐसा कह रहे हैं, इसराइलियों ने ऐसा बोल दिया है कि एमा वॉटसन हमें बदनाम करना चाह रही हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम हैं जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पे, जबकि इसराइली कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो जुल्म कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, ना इस पर कोई डिबेट हो सकती है, कर तो वो बहुत गलत रहे। लेकिन जब एमा वॉटसन ने वो चीज़ शेयर की जो उस प्रोटेस्ट में एक इंसान ने कार्ड उठाया था, तो उनका ऐसा इसके जवाबी उनके रिएक्शंस आना शुरू हो गए। उनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने उनके हक में बेसिकली ये एक्ट जो है फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और जो नहीं जानते थे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर हमें नहीं भी पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, अगर मैं वो पोस्ट उठा के डाल दूं अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ी अवेयरनेस होगी, पता चलेगा। तो ये एक बड़ा शॉर्टकट सा तरीका होता है किसी के बारे में, एक साइलेंट एक्ट होता है, आपने बता दिया और ये भी दिखा दिया कि मैं इस चीज़ के हक में हूँ और मैं इस चीज़ के बारे में आई स्टैंड बाय दिस। तो उन्होंने बड़ा ब्रेवली इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो बेसिकली इस पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एमा वॉटसन पे, वो कह रहे हैं कि एमा वॉटसन एंटी सेमेटिक हैं। एंटी सेमेटिक का मतलब ये होता है कि जो लोग यहूदियों से एक तजाद रखते हैं, जो यहूदियों के खिलाफ होते हैं, तो यहूदी एक्ट के जो अगेंस्ट होते हैं उसको एंटी सेमेटिज्म और एंटी सेमेटिक उस इंसान को बोला जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अब एमा वॉटसन जो है वो एंटी सेमेटिक है। तो आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना आपको ये बताऊं सीरियसली, आपकी एक बात पर जो आपने कही उस पर मुझे तो बड़ी हंसी आई। वो ये है कि इसराइल ये तासुर जता रहा है कि भाई हम फ़लस्तीन पर जो है वो जुल्म नहीं करते। तो अगर इतना ही आप तासुर जता रहे हैं तो मुझे ये बताएं, आपने जो बिल पास किया था कि तुम पत्थर उठाओगे तो हम गोली मारेंगे, वो क्या था? एग्जैक्टली हकीकत बात है, वो क्या था? मतलब आप ऐसा तासुर जता रहे हैं कि इंडिया उठकर ये कह दे कि हम तो कश्मीर पर जुल्म नहीं करते। जी बिल्कुल सही कहा आपने सना, लेकिन ये डिबेट जो है ना हमेशा हमारे शो में भी चलती रहती है और तमाम लोगों में भी चलती रहती है, चाहे वो मुस्लिम या उम्मा से ताल्लुक रखें या दुनिया भर से कहें, क्योंकि दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरी दुनिया को परेशान करे, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बट एक बात करें, सब जानते हैं कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं और बहुत मेजॉरिटी कहते हैं, और ये सच भी है कहीं ना कहीं, कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, चाहे वो मीडिया के और चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू, चाहे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के थ्रू, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो फलस्तीनियों के साथ वो कर रहा है, इसी की वजह से बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनसे सवाल करते हैं और उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता। आप बात करिए एमा वॉटसन की, शी इज सो यंग,
एक यंग और बट बहुत पॉपुलर भी हैं, और जाहिर सी बात है पॉपुलर है, उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। अब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। ये बात सच में आपने बहुत अच्छी की कि इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। आप एक ब्रेवरी के साथ एक स्टेटमेंट दे दो, और ये स्टेटमेंट देखिए वो उस चीज से डिनाई भी नहीं करी, तभी जो 50 आपने बताया बाकी जो भी स्टार्स हैं वो उनकी दिफा में सिग्नेचर कर रहे हैं। दिस इज सच ए कूल थिंग कि आप उनको सपोर्ट करें। यहाँ तो अक्सर क्या होता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते बल्कि उल्टा कीचड़ उछालने लग जाते हैं कि इसे क्या जरूरत थी इन मामलात में बोलने की, ये वो बहुत सारी चीजें, ये कोई पॉलिटिशियन है क्या, ये कोई वजीर है क्या, बहुत सारी। लेकिन एनीवेज मैं बहुत खुश होती हूँ जब ऐसे लोग जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे होते और वो मजलूमों के लिए आवाज उठाते, क्योंकि इनकी आवाज को सुनने वाले कई लाखों लोग हैं। वाकई में ठीक कह रही हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इजरायली और फ़लस्तीनी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबको पता है, और उनके सारे जो सिलसिले हैं पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और आपने बिल के बारे में बताया था कि पत्थर उठाओगे और गोली चला देंगे, तो ये वही बात होगी ना कि एक बड़ा एक सेलिब्रिटी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो लोग बातें तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप वो अच्छा स्टेप लेने की कोशिश भी करता है तो हर कोई बंदा जो है वो उसको नेगेटिव की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है कि आप क्या अच्छाई कर रहे हो, आप क्या लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो वही बात है कि लेकिन बड़ी बात पता है उर्शिया क्या है, वो ये है कि ये जानते हुए भी कि मेरे बारे में लोग जो है वो कह सकते हैं या हुकूमत हम मेरे बारे में कोई एक्शन ले सकती है, उन्होंने फिर भी ये काम किया। दैट्स अमेजिंग। एग्जैक्टली। देखें, एमा वॉटसन कोई चाचा नजीर की बेटी तो है नहीं, ठीक है, वो हॉलीवुड की बिगेस्ट स्टार्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। हरी पुत्र एक फिल्म की सीरीज है, बुक्स पे जो बनी है, उसपे वो बचपन से आ रही है, और उस फिल्म की वो सीरीज की एक तरह से मेन कास्ट। तो हिरवन तो है, तो हिरवन वाले इन्होंने हीरो वाले काम भी किए, इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने ये जो किया। इससे पहले थी एक और अदद खातून जो हमारी कहीं ना कहीं हम लोग भाभी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पाकिस्तानी टच आता है तो उसकी जो रिलेशन में होती है, वाइफ होती है, तो हम उसको भाभी बोलने लग जाते हैं। मैं इधर सानिया मिर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं इधर जुमैमा खान की बात नहीं कर रहा। जुमैमा नहीं, अब तो कुछ और आ गया, गोल्डबर्ग है शायद, जुमैमा गोल्डबर्ग। मैं बात कर रहा हूँ इधर गिगी हदीद की बात। ज़ैन मलिक है, if I'm not wrong, वो भी पाकिस्तानी, उसके कई ओरिजिन्स हैं, तो हमारी तरफ से वो ये ना आमिर खान बॉक्सर पाकिस्तानी ओरिजिन है, हमारा बंदा है भाई, ठीक है। गिगी हादी थी जो जैन साहब की उस टाइम रिलेशन में थी, तो उन्होंने एक दफा लगाया था, मेरे ख्याल से मिड ऑफ मई या अप्रैल की बात है 2021, प्रीवियस ईयर, उनने पोस्ट की ये ऐसी एक पोस्ट की अगेंस्ट इजराइल एंड इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीन, तो उनको बहुत ज्यादा बैकलैश आया था। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि एक चीज समझे आप लोग कि चेन रिएक्शन होता है सोसाइटी में। अल्लाह माफ करे, इफ यू रिमेंबर एक इंडियन एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट की थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सुशांत सिंह राजपूत। एग्जैक्टली। उनकी डेथ के बाद बहुत सारे डिफरेंट एक्टर्स थे उसी इंडियन इंडस्ट्री के, उन्होंने सुसाइड कमिट करना स्टार्ट किया। तो समझे, तो व्हेन समबडी रिएक्ट, ये जो था एमा वॉटसन की पोस्ट थी रिगार्डिंग फिलिस्तीन, तो ये इट्स अ चेन रिएक्शन एंड इट विल हैपन एवरी नाउ एंड देन। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि मार्क बफलो ने सपोर्ट किया इनको। मार्क बफलो का थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप मार्वल के फैन है तो वो जो हल्क बनते हैं, जो हरा सा बंदा सा भूत बन जाता है, तो वो मार्क बफलो ने कैरेक्टर किया। एंड मार्वल इज नॉट बोर्न राइट नाउ, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई एम कमिंग बैक टू इट। द थिंग इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन लास्ट थिंग, 100 years का एक टाइम फ्रेम होता है। कोई भी आप कह रहे हैं तहरीक, कोई भी मिशन, कोई भी गोल, अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स बिन 70 years सिंस फलस्तीन का ये वाकया हुआ। सेम गोज विद कश्मीर। मे बी इन नेक्स्ट 30 years वी माइट सी अ सोल्यूशन, बिकॉज एमा वॉटसन जैसे लोग जो अच्छे दिल के मालिक हैं, वो तब फैलाते हैं इस बात को, तो लोगों को अवेयरनेस होती है। जब अवेयरनेस होती है, लोग रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो फिर फर्दर उस पर पुश करते हैं, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को करते हैं, जस्ट लाइक नेल्सन मंडेला। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, विद पैसेज ऑफ टाइम इट विल हैपन, nobody can stop it, you can't stop it, we can't stop it, it is meant to happen. इंशाल्लाह। तो अच्छी बात ये कि एमा वॉटसन के हक में अब हॉलीवुड से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि फाइनली हमें ये पता चला कि वो लोग अच्छी एक्टिंग के बाद अच्छे काम भी कर सकते हैं और अच्छी सोच भी रख सकते हैं। तो ये न्यूज़ आने का मकसद ये था कि इस बारे में भी आपको अवेयरनेस दीजिए थोड़ी सी। लेकिन अभी हमारे पास और बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हम लोग आपको एक आगाही के तौर पर एक न्यूज़ बता रहे थे, अवेयरनेस भी थी और कहीं ना कहीं वो सीख भी थी, बट अभी वक्त हुआ है वॉइस नोट लेने का, मतलब वॉइस नोट सुनने का, और उसके बाद जो है हम अपने इनपुट देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि किस बात का इंतजार करें। आप चाहें तो अपनी सेल्फी भी हमें सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, हम वीडियो में भी देखना चाहते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं, हम देखते हैं, कॉमेंट्स भी पढ़ते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट्स आप नीचे करते हैं, एप्रिसिएशन अच्छी लगती है। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप हमारा शो लाइक करते रहें, और आपको मौका दिया है प्ले एंटरटेनमेंट ने, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि आप आए और अपना टैलेंट, अपना हिडन टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाएं। किस बात का इंतजार है। लेकिन यहाँ पर अभी सबसे पहले हम सुनेंगे कि आज हमारे साथ कौन है, कौन अपना प्यार भेज रहा है और साथ ही साथ हमें कह रहा है कि इस न्यूज़ पे बात की जाए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो वॉइस नोट लेते हैं, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत प्यारे लगते हैं इसमें। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली मेरी अभी भी शादी हुई है और मैंने एक इशू फेस किया है कि अक्सर माएँ ना शिकायतें करती हैं कि ये शादी के बाद बदल गया है, या बीवी का गुलाम हो गया है, या जोरू का गुलाम हो गया है, और इसी तरह। लेकिन आप हमें बताएं कि ये चीज़ हो रही होती है या फिर बंदा और मैच्योर हो रहा होता है या अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। क्योंकि अक्सर ये होता है अगर वो माँ की साइड लेता है तो फिर रात को बीवी के ताने कशी शुरू हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और अगर बीवी की साइड लेता है तो माँ का, जिससे कि मैंने आपको बताया कि जोरू का गुलाम हो गया है या बीवी का गुलाम हो गया है। प्लीज़ इस पर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू। वेरी नाइस टॉपिक, जो कि ये हर घर में ये सिचुएशन जो है वो पाई जाती है। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपना इनपुट देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, इजाजत अर्ज है, हमने आपको दे दी जी, काफी। थैंक यू। 3 वोट आपके पास। थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यहाँ यू। पे डिक्टेटरशिप लेकिन जमहूरियत जिंदाबाद। एनीवे, जैसे कि माँ की और बीवी की बात की जाए और लड़की की शादी हो जाती है, और औरत का ये कहना है, फिर मैं माँ की तरफ भी आऊंगी, कि औरत का ये कहना होता है कि शादी के बाद मर्द क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, कि टाइम देना घर में कम दे देता है, या बाहर जॉब करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। मतलब कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि शादी के बाद घर पे बैठ जाते हैं, जॉब भी नहीं करते, 4-4, 6-6 महीने वो घर पर ही बैठ जाते हैं कि जी मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे एंजॉय करना है, मतलब मुझे कहीं जाना है, घूमना फिरना है। तो वो उस हवाले से अगर बात की जाए तो फिर माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो मुझसे दूर होता जा रहा है। पहले तो वो नौकरी करता था, सारे काम करता था, मेरे पास भी आता था। तो मेरी माँओं से और बीवियों से ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्द होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो बच्चे की मानिद होता है। अगर आप उसको खींचातानी करते रहेंगे वो इरिटेट हो जाएगा, वो ना तो माँ को टाइम देगा और ना ही अपनी बीवी को टाइम प्रॉपर्ली दे पाएगा, और वो देगा तो सिर्फ अपने दोस्तों को टाइम देगा। फिर आप बोलेंगे जी हो सकता है बाहर कोई ना कोई कहानी चल रही है, बीवी सोच रही होगी, माँ तो बहुत रिलैक्स हो जाएगी, चलो ठीक है बीवी के पास नहीं जा रहा तो अच्छी बात है, घर पे नहीं आ रहा। तो वही बात है कि फिर दोनों चीजों में जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। तो खुदारा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मर्द को खींचातानी मत करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मासूम भी होता है। देखा जाए तो वो दिली तौर पे वो अपनी चीजें किसी को बता नहीं पाता। जैसे कहते हैं ना, क्या मतलब है मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मर्द जो होता है वो रोता नहीं है, मतलब वो बहुत कम रोता है। औरतें तो रो के झूठे आंसू भी कभी कभी कर देती है एक्टिंग करके कि नहीं यार, मतलब माँ के सामने या हस्बैंड के सामने कि मेरी सास ने मेरे साथ ये किया है। तो वही बात है कि मर्द नहीं रो सकता, वो तो बेचारा एक्चुअल में अपनी बात को वो क्लियर कर रहा रुला देता है जी रुला देता है, रुला नहीं देता सना। मगर आप अगर देखें ना, जैसे कि मैं अपने फादर की बात करती हूँ तो उन्होंने बड़ा बैलेंस लेके अपनी फैमिली को चले, अपनी बहनों को भी लेकर चले, मम्मा को भी लेकर चले और अपने माँ को भी लेकर चले। तो वही बात है कि अगर आप बैलेंस लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी माँ भी आपको कंप्लेन करेगी या बीवी भी आपको कंप्लेन करेगी। खैर आपने बात बहुत अच्छी की कि मर्द भी जो है वो भी इंसान है, जाहिर सी बात है उसे भी तकलीफ होगी, तो वो नहीं हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि मर्द रोएगा तो मर्द कमजोर है, मर्द भी इंसान है। लेकिन मैं बात ये कहूंगी कि शादी के बाद जो मसले मसाइल होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इस ऑडियो में उनका एक्सपीरियंस भी था कि नहीं, लेकिन एनीवेज लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे बीवी हो या माँ हो, दोनों ही अपने शौहर से और अपने बेटे से प्यार करते हैं। और जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं तो आप उसके लिए पोजेसिव भी होते हैं। फिर आप चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे लिए हो, ये ज्यादा मुझे पैम्पर करे, ज्यादा मेरे साथ वक्त गुजारे, यही। और माँ का क्या होता है
कि जब माँ शादी कर देती ना अपने बेटे को, तो माँ की दोस्तें भी और खानदान की दूसरे के अब कैसा है इसका बिहेवियर, तो ये चीज डाली जाती है। हमारी सोसाइटी की भी ये तल्ख हकीकत है। मैंने बहुत बाहर भी चीजें देखी हैं, दूसरी जगह भी चीजें देखी, वहाँ इतना नहीं होता। बट स्पेशली अगर मैं एशियन लाइक पाकिस्तान की बात करती हूँ या इंडिया या बांग्लादेश, तो यहाँ पे ज्यादा कि शादी करके आप क्या देखिए, इस चीज को समझे, बैलेंस आपको रिश्ते में आना रवि बहुत जरूरी है, लेकिन माँ का पहला हकूक है, माँ का पहला हकूक है। तो माँ से पूछ के अगर बहुत सारी चीजें की जाएं तो बेहतर है। तो बीवी भी शरीके हयात होती है, तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। कायनात, मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप अपनी जगह दुरुस्त हैं। बट बात ये होती है कि माँ जो होती है ना, वो फितरतन थोड़ी पॉजिटिव होती है अपनी औलाद के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज। और उन्हें पता है कि बेटी तो शादी के बाद भी उन्हीं की रहती है, लेकिन जो बेटा होता है स्पेशली वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसको फिर एक बैलेंस मेंटेन करना ना टुवर्ड्स हिज वाइफ और हिज मदर। लेकिन जब ये औरतों के लिए, मैं बोल रही हूँ माँओं के लिए स्पेशली, जब शेयरिंग वाला मॉड आता है माँ का, तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव ज्यादा होने लगती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लेट गो करना सीख जाएं और अगर थोड़ी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर दें, दरगुजर होके काम ले, तो नहीं इतने मसले मसाइल पैदा होंगे। जहां आप चीजों को दबाने लगेंगी, दिल में ग्रज रखने लगेंगी, तो होगा क्या, बेटा अलग डिस्टर्ब होगा, घर का माहौल अलग खराब होगा, फिर मियाँ और बीवी के बीच अलग से नाचाकी पैदा होगी। अ रियल वुमन विल नेवर से टू हर मैन कि भाई आप मुझे ज्यादा वक्त दें या अपनी माँ को ज्यादा वक्त दें। शी विल ऑलवेज हैंडल थिंग्स विद मैच्योरिटी। तो वहां कहने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन, माँ को भी और बीवी को भी, दोनों को समझदारी से चलना है तो ही बात बनेगी। एग्जैक्टली, ट्रू, हकीकत बात कही। लेकिन यही है कि मर्द को समझदार होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब माँ और बीवी के दरमियान जो मुझे मेजर एक लगता है ना लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मर्द को समझदार होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मैं बहुत, मतलब वेरी शॉर्टली मैं सच कहूँ तो रोला पै जाना है जी। अगर वो बीवी की तरफ गया तब भी रोला पै जाना है, और अगर माँ की तरफ गया तब भी जो है वो रोला ही पै जाना है। तो बेहतर काम यही है कि माँ को सीरियसली ऐसा लगता है कि अगर कोई औरत आ रही है तो उनको ऐसा लगता है कि बेटा हाथ से गया, ये वाला सीन उनको लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि आप ये देखें ना कि जो औरत आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है, उसको भी तो उसी तरह से थोड़ी सी, आप देखिए किसी भी नई फैमिली में अगर लड़की जाती है तो उसके लिए एक ही बंदा जो है शुरू में तो हस्बैंड ही होता है जिस पर वो यकीन करती है, फिर इसके बाद हस्बैंड के साथ वो कंफर्टेबल होती है, फिर वो फैमिली के साथ फर्दर आराम से जो है वो कंफर्ट जोन में जाने लगती है। तो मर्द के ऊपर बहुत बड़ी चीज है कि वो किस तरह से बैलेंस कर रहा है चीजों को। वो क्यों, मैं तो उन मर्दों के सख्त खिलाफ हूँ जो जी बीवी के सामने जो है वो अपनी माँ को डांट रहे होते हैं या माँ के सामने बीवी को डांट रहे होते हैं। मर्द को हमेशा अक्लमंद होना चाहिए। अगर वो होश के नाखून पकड़े तो हर रिश्ता संभाल देगा। मतलब डांटे नहीं तो डांट खाता रहे बीवी के सामने, नहीं तो डांटना भी तो कोई वो नहीं है। बात बता रहा हूँ, बात डांटना तो वैसे गलत बात है, लेकिन डांट खाना सही है। यू आर सेइंग दैट। आई जस्ट वांट टू से, देखिए मर्द क्या करे, वो बीवी के पास जाए तो झूठ का गुलाम बन जाता है, माँ के पास जाए तो माँ का लाडला बन जाता है, दोस्तों के पास जाए वो आवारा बन जाता है, घर बैठे तो नकारा बन जाता है। मर्द क्या करे? मर्द सिर्फ होश के नाखून ले। मैं बताता हूँ कैसे। देखें, मैं आपको बता दूं कि माँ की कंप्लेंट होती है मेरा बेटा बदल गया, लेकिन वाइफ की कंप्लेंट होती है कि तुम बदल क्यों नहीं रहे हो, तुम ये आदतें छोड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम उस दोस्त को छोड़ नहीं रहे हो। वो बदलना क्यों चाहती है अपने शौहर को? आई टेल यू, हर मर्द बदलता है। Every man can change, but only for one particular woman. He will change everything in him for that just one woman. And if he's not changing in front of you, that means you ain't that woman. ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक नेवर चेंजिंग ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो आज का टॉपिक है वो बच्चों की हेल्थ पर है। वो हेल्थ पे इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मेंटली हो गई, जिस्मानी हो गई, तो जो भी आप लोगों की घर की एक्टिविटीज़ हैं उसकी अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगी। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है वो टाइम पर होनी चाहिए या टाइम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं, घर में बैठे हैं, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, हर चीज़ पर आप काम कर रहे होते हैं, तो वो आप बोर नहीं हो जाते? मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज मैं फोन पे काम कर रही हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ कंटिन्यू बेसिस पे, आई मीन मूवीज देख रही हूँ, तो मतलब 5-5 घंटे जो है वो आप लोग मूवीज बैठे बैठे देख रहे हैं, तो मैं देख सकता हूँ मूवीज। मगर यूनस आपकी मेंटली हेल्थ होगी, फिजिकली हेल्थ होगी, आपकी मेंटली हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, लोगों की अवेयरनेस के तौर पे बात कर रही हूँ कि लोग अगर कंटिन्यू बेसिस पे टीवी देखेंगे, फोन यूज करेंगे, लैपटॉप यूज करेंगे, तो उनकी मेंटली फिजिकली हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, दिमागी तौर पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। फिर
उसके साथ ही साथ आपका जो फ्यूचर है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो कितना डिस्टर्ब होगा। नहीं, एक बात पूछ लूं मैं, आप एज एन अडल्ट कह रही हैं या एज अ बच्चों की बात करेंगे ग्रोथ? मैं ओवरऑल यूनस बात कर रही हूं। जी जी। अच्छा उषा, इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी एक मैसेज के तौर पर, कि आप अगर फोन पे ही 8 घंटे लगे हुए हैं या कंप्यूटर में 8 घंटे लग के गेम खेल रहे हैं, उससे शायद आपका, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में अफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं या आप ऐसे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिससे आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो सकती है, आप सीख सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कायनात, कि अगर आप लोग इन सब चीजों से हट के बुक्स पढ़ रहे हैं और मतलब आप अपने नॉलेज के लिए कोई चीज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी घर पर ही कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जी, आज मैं बात करूंगी जिम्नास्टिक के बारे में। जैसे कि वो जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। जैसे आप किसी भी स्पोर्ट में आप जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपको हॉकी या आपको फुटबॉल या क्रिकेट या जो भी आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें ये जिम्नास्टिक से आपको काफी सपोर्ट मिलेगी। आपकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, किसी भी स्पोर्ट में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर हम फोन अपना यूज कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, और क्योंकि आई गेट बोर्ड वेरी इजीली, मतलब मैं एक चीज, अगर मेरी कोई एक मूवी खत्म हुई तो मैं उसके बाद कंटिन्यूसली दोबारा ऑन करके नहीं बैठ सकती, मुझे कोई और एक्टिविटी करनी है टू चेंज माय माइंड। तो उससे होता है कि ये जो आदत है ना, इससे प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर पैदा हो रही है। दैट मीन्स ताखीर, हम हर चीज में, जैसे कि इतने हम इस चीज से ऐसे आलसी हो गए हैं कि पानी पी रहे हैं तो वो डिले कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी हम कहते हैं कि नहीं छोड़ो, ये जो चल रहा है यही करते रहते हैं। वॉशरूम लोग नहीं यूज करते, ये वॉशरूम जो अपना सिस्टम को रोकते हैं, वो भी इट्स वेरी dangerous yeah. For both of the male and females, तो नहीं, किसी भी चीज में डिले नहीं करना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करते आपको इस चीज की आदत लत सी लग जाती है और फिर आप अपने कंफर्ट जोन में, उस शेल्टर में रहते हैं। तो बेहतर है कि इसको अर्ली स्टेज पे ही जो है आप खत्म करें, इसको आदत ना बनने दें, क्योंकि फिर आदत को चेंज करने में बड़ा आपको मुश्किल होगा, मेहनत भी लगती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि सबके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। कि पेरेंट्स की बात पहले करते हैं, फिर बच्चों पर आते हैं। कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करने में कतराते हैं, चाहे वो वुमेन्स, वर्किंग वुमेन्स हो या मतलब मर्द हजरात हों जो कि काम करते हैं और घर आते हो थक जाते हुए कहते हैं कि अब बस मुझे खाना जो है वो प्लेट में मिल जाए और उसके बाद मुझे कोई काम करना ना पड़े। एंड इनफैक्ट वो 4th फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर भी रह रहा होगा, नीचे कोई आया होगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। एक्सरसाइज करने से कतराते हैं। तो प्लीज खुदारा आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में, जैसे मैं एक एडवाइस करूंगी कि सुबह मॉर्निंग में अगर फजर की आपने नमाज पढ़ ली है तो अपनी बेगम और बच्चों के साथ भी आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। और बच्चों को, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जिम्नास्टिक एक्सरसाइज से जो है वो बच्चों को भी फायदा होगा और बड़ों को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। बल्कि अच्छा है कि आजकल जो है हम भूल गए अपनी जिंदगी में, बस एक प्रेशर लेके चलते रहते हैं और वक्त कहते हैं कि बस वक्त नहीं है किसी के पास, अपने लिए ही वक्त नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो कि एक्सरसाइज करने से आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। और मैंने देखा है लोगों को कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। हमें हमारे दौर में पता नहीं था, जब हम छोटे थे तो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं पता था। अब मुझे मेरे कजन कह रहा होता है 8 साल का बच्चा, आप ही मुझे डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन, तुम्हें डिप्रेशन की डेफिनेशन भी पता है। तो ये चीज है कि कार्टून देखने तो यही चीज है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज देखें, अगर आप कहीं पे कोच आपने हायर कर लिया तो वो ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कुछ खुद से ही कर रहे हैं तो अपनी वेन्स का या अपनी जो है नस वगैरह दबा दी, ऐसा भी नहीं करना। प्रॉपर इसके लिए जो ट्रेनर होते हैं उनको आपने हायर करना है। और दूसरी बात है, एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, इसीलिए आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिर आप नेगेटिविटी और डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। जैसे कि कायनात ने बताया कि स्ट्रेस अगर बच्चे लेते हैं तो वो स्ट्रेस भी आपका रिलीज होगा अगर ये आप एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरा आपने बताया कि आप प्रॉपरली एक जो है वो जिम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जिम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसी जो सिचुएशन चल रही है कोविड के हवाले से, तो काफ़ी सारी लोगों की डाउन साइजिंग भी हुई है। तो बट मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी, लेट सपोज आपके घर के अंदर जो है एक छोटा सा लॉन है, तो आप देखें यूट्यूब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इतनी सारी वीडियोस हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा जिम्नास्टिक अगर आप नहीं कर सकते तो आप सुबह मॉर्निंग में वॉक करने के लिए चले जाएं। दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। अगर आपके घर में गार्डन नहीं है और आप कहीं पार्क, अगर घर के करीब अगर पार्क है तो वहां जा सकते हैं। ट्रू, हकीकत बात है। देखें, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, वो ये है कि अगर आप कुछ चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना दे तो आपको आदत हो जानी है उस चीज की।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे के अंदर अफसोस के साथ गोरे इस चीज में हमसे ज्यादा बेहतर है। हम बड़े आलसी है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, हम इतने आलसी है कि पानी की बोतल जो है वो कमरे में रखी होगी, वहां पर हम वेट करते हैं कि कोई बाहर से आए और कहेंगे आते वक्त पानी की बोतल ले बेल भी रखी होती है लोगों ने। एग्जैक्टली। तो लाइट ऑफ कर देना, दरवाजा बंद कर देना। हाँ, हम इतने ज्यादा आलसी हो गए कि मतलब हम अपनी खुद की चीज जो है वो खुद भी नहीं जाने लेने के लिए। तो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनानी है कुछ चीजें, जैसे वॉक करते रहे, योगा करते रहे, जो कि आपकी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। उससे बहुत अच्छी एडवाइस लेकर आई आप आवाम के लिए कि देखिए जिम्नास्टिक लोगों को पता भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइना में जो चाइनीज गोल्ड मेडलिस्ट है, मेजॉरिटी आर फ्रॉम जिम्नास्टिक। ये जंपे मारना, कूदियां मारना, कलाबाजियां खाना और वो यूं चढ़ के जाना, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी गेम्स है इनकी ओलंपिक्स में। तो ये बचपन से सिखा रहे होते हैं आपके लिए। अगर आप बचपन से सीख रहे हैं तो आपकी बोन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बड़ी एज में आके जब हम अकड़ जाते हैं तो फिर मुश्किल है। ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबल बोन है तो वो कर सकते हैं, बट इस एज में आके हम जैसे 50 साल के हम सब 50 साल वाले लोग नहीं कर सकते। तो यंग समझे टीन्स में आप कर सकते हैं, टीनेजर जो एज होती है उसमें आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, स्पाइडरमैन का अगर आपने देखा, टॉम हॉलैंड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट, टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन बने हैं, जब उन्होंने ऑडिशन दिया था वो एक सीखे सिखाए जिम्नास्टिक वो थे, प्लेयर थे, बिकॉज उन्होंने फ्लिप्स भी की। तो इस वजह से वो सिलेक्ट हो गए और दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गए फ्रॉम द स्पाइडरमैन मूवीज फ्रेंचाइज। जस्ट वांट टू एंड ऑन वन थिंग, आपने बहुत अच्छी बात की थी कि लैपटॉप पे ज्यादा बैठ के काम नहीं करना चाहिए, फोन पे बैठ के ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। एक तो आपकी आंखें भी डैमेज होती है, दूसरा लैपटॉप और फोन के टूटने का भी खतरा है। तो बैठ के काम ना करें, सामने रखें लैपटॉप और फोन और यूज कीजिए, उसके यूज करने के बाद रख दें, बैठ के उस पर काम ना कीजिए, टूट सकता है। जी उर्शिया। जी यूनुस साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्लासेस की अगर बात की जाए तो आप लोगों की जब आई साइट वीक होती है तो इन्हीं सब चीज़ों से आपकी आई साइट वीक होती है। तो प्लीज़ एहतियात करें, इन सब चीज़ों से दूर रहें और नॉर्मल जो आपकी रूटीन में चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखें। और बुक्स, जैसे कि कायनात ने बताया कि बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट जो है वो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी, इसके बाद फिर हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि लाफ्टर एक्सरसाइज, ये बहुत ज्यादा लाफ्टर थेरेपी जो है वो आप अपने घर में फैमिली में जब बैठे होते हैं ना तो हंसते रहा करें। मतलब आप 15 मिनट अपने आप को वो टास्क दे दें कि जी मुझे 15 मिनट तक हंसना है। आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत जल्दी रिलीज होगा और आपकी माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं कि हाँ यार 15-20 मिनट जो है वो मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। 20 मिनट नॉन स्टॉप अगर ये लाफ्टर थेरेपी हो रही है ना तो कुछ लोग आ जाएंगे गाड़ी लेके, बोलेंगे चलें आपको हैदराबाद नहीं यूनुस, ये बाहर के मुल्क में है। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे उर्शिया ने बताया है कि आप किस तरह से अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं और किस तरह से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप कि हम गपशप के शो में जो चीज़ें आपको बताते हैं आप सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल ना देते हो, इस पे अमल करते हो। क्योंकि हम भी जब से ये शो करने लगे हैं हमें बहुत सारी चीज़ें हैरत में डाल देती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सीख रहे हैं। अगर आप इस शो को फॉलो अप कर रहे हैं तो यकीनन आप भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली होंगी और आप उन चीज़ों पर अमल भी कर रहे होंगे अवेयरनेस के तौर पर। लेकिन यहाँ पर आज में बहुत एक दिलचस्प वाकया है या हिस्ट्री में हुआ हुआ एक वाकया है। एक हिस्ट्री में एक ऐसे इंसान गुजरे हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है लेकिन वो सिर्फ एक कार्टून या एक फिक्शनल मूवी के थ्रू, लेकिन वो इंसान रियल में भी था ये कम लोगों को पता है। तो मैं आपको बताऊंगी, मुझे लगता है आज मेरी न्यूज़ बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे हों बड़े हों, बड़ों को भी आज ये पता चलेगा कि वाकई ये इंसान रियल में था। मैं बात करूँ मुगली के कैरेक्टर, हम सबको पता है मुगली, हमने कार्टून कैरेक्टर राइट? जी जी जी। यू मीन जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये? एग्जैक्टली, जंगल जंगल पता चला है और आगे भी मैं कहना चाहूंगी। बट एनीवेज एक कार्टून कैरेक्टर था, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये रियल में इंसान थे जिनका नाम था दीना सनीचार। और दीना सनीचार कहाँ मिले, कब मिले, ये आज पूरी हिस्ट्री आपके साथ बताऊंगी, तो प्लीज आप मेरे साथ रहे। भारत के उत्तर प्रदेश इलाका, उस वक्त उसको कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मैं तब की बात बता रही हूँ 18th के दौर, 19th सेंचुरी में, जब इंडिया मतलब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, एग्जैक्टली बड़ा सगीर आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटेन की एग्जैक्टली हुकूमत थी, कब्जा था, वट एवर यू गाइस से। बट जो बात थी यूनाइटेड प्रोविंस की, उस इलाके का जो एक मेन इलाका था जिसे कहा जाता बुलंदशहर। बुलंदशहर के जो घने जंगलों में एक इंसान, मतलब एक इंसानी बच्चा जो 6 साल का था, वो भेड़ियों के झुंड
के साथ, वुल्व्स के झुंड के साथ, जो ग्रुप के साथ देखा जाता है कि कुछ अंग्रेजी शिकारी जाते हैं बुलंदशहर के जो जंगल थे वहां पर, और वो शिकार करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि भेड़िया पीछे चल रहा है और इंसानी बच्चा आगे चल रहा है, लेकिन वो इंसानी बच्चा जो 6 साल की उम्र का था वो भेड़ियों की तरह चल रहा है, लाइक था वो दिखने में इंसान। आप पिक्चर देख सकते हैं, He was leading the pack. यू कैन से सो। Okay. सो बट वहां पे बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजी जो शिकार जो करने गए थे शिकारी, वो बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गए और उन्होंने वुल्व्स को मारने के बाद वो बच्चा वहां से ले आए। अच्छा, तो जब अंग्रेजी शिकारी जो थे उन्होंने देखा, अंग्रेज शिकारियों ने, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और आगरा के एक ऑर्फनेज में ले गए और वहां पे लेकर जाने के स्टाफ के हवाले कर दिया। अच्छा, आगरा को तब सिकंदरा कहा जाता था जब वो ब्रिटेन रूल कर रहे थे वहां पर। और मजीद मैं आपको बताऊंगी कि जब ऑर्फनेज के स्टाफ ने देखा और वहां के बच्चों ने देखा तो काफी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा बच्चा इससे पहले कभी नहीं देखा था। और वो बच्चा वुल्फ की तरह हॉलिंग कर रहा था, मतलब वुल्फ की तरह वू जैसे आवाज होती है ना वैसे निकाल रहा था, यस ऐसी आवाज निकाल रहा था। लेकिन इस बच्चे का देखिए 5-6 साल जो है वो बचपन में, जब आप 5-6 साल के होते हैं तभी आप सीखते हैं, आप बैठना सीखते हैं, आप खाना सीखते हैं, आप बोलना सीखते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। अब वो बच्चा इंसानी तो था, इंसानी बच्चा दिखने में था, लेकिन बॉडी में इंसानी बच्चा था, एक्टिविटीज में, नेचर में, उसके अलावा वो वुल्फ की तरह चलता था। और बहुत सारी मुश्किलात आई, स्टाफ मतलब वहाँ का जो स्टाफ था, मैं ये पिक्चर्स देखें साथ साथ लगा रही हूँ और आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा कैसे, इसकी पूरी मतलब 28 साल ये इंसानों में रहा है तो इसकी पूरी पिक्चर्स है। अच्छा, ये जो बच्चा है डिना संचार, इसका नाम संचार इसलिए, शनिचार इसलिए रखा है कि इंडियन जो है शनिवार कहा जाता है हफ्ते को, तो वो शनिवार के दिन संस्कृत में, जी एग्जैक्टली, हिंदी लैंग्वेज में उसकी जो कलर था दैट वाज व्हाइट और दैट वाज ब्राउन था। ओके, ठीक, ब्राउन मुंडे। अच्छा, एक और बहुत, मैं जब पढ़ रही थी इनके बारे में तो आप यकीन करें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि ये बच्चा कच्चा गोश्त खाता था। जब ये स्टाफ के बीच में भी आया तो इसके लिए पका हुआ खाना नहीं बनता था, इसे कच्चा गोश्त दिया जाता था। शुरू में इसको बांधा गया था, बांधा इन सेंस क्योंकि ये अटैक करता था इंसानों को देखकर, तो बाकी जो ऑर्फनेज के बच्चे थे उन्हें इससे दूर रखा जाता था। ये कपड़े नहीं पहनता था इंसानी, ये इंसानी तरीके से चलता नहीं था, ये गोश्त कच्चा खाता था, ये वैसी आवाज़ें निकालता था, बोलता नहीं था। इवन कि ये खाना स्मेल करके सूंघ के खाना खाता था, इससे स्मेल करके खाना खाने की आदत थी। ऑर्फनेज के स्टाफ को बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से इसको जो है ग्रूम किया जाए, सिखाया जाए, बैठना उठना सारा। फिर बहुत स्टाफ की मेहनत के बाद इस बच्चे ने कपड़े पहनना, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये कपड़े, लेकिन वो बहुत वीक, बहुत स्करी, और उसके साथ साथ इसने पका हुआ खाना खाना भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया इसकी स्टमक ने, क्योंकि इंसानी बच्चा था बट फिर भी वुल्व्स के बीच में रहा था। मैं तो अभी भी वो चीज सोच रही थी कि पहले तो कार्टून तक थी लेकिन रियलिटी भी है ये। और ये जिंदगी में जितने साल ये इंसानों के बीच में रहा, 28 साल, ये कभी भी इसने बोलना नहीं सीखा, कभी नहीं बोल पाया। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ये मेन स्ट्रीम ह्यूमन लैंग्वेज नहीं सीख पाया। और साथ ही साथ जो बहुत कहीं ना कहीं पेनफुल बात थी, और मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि इंसानों के बीच में आया भी तो इंसानों ने लगाया तो किस आदत में लगाया, ये टम्बाकू का बहुत इस्तेमाल करता। तो जो इसकी डेथ भी हुई है वो टम्बाकू के बेहिसाब इस्तेमाल करने से जो बीमारी थी डीना को, जो डीना संचार है, जो रियल मुगली है, इनकी बीमारी को ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, यानी टीबी की बीमारी। और इन्हें बहुत ज़्यादा बेहिसाब टम्बाकू यूज करने की वजह से एग्जैक्टली तो ये बीमारी इनको हो गई थी। मेरा यहाँ सवाल है आप सबसे, आप सब अपना इनपुट दीजिएगा, लेकिन ये सवाल है ऑडियंस से भी, क्या हमने डीना संचार को इंसानों के बीच में लाकर सही किया, क्योंकि ना वो पूरी तरह इंसान बन सके और इसी तरह से उनकी जो लाइफ है और उन्होंने एंड में उनकी डेथ भी हुई तो इंसानी बीमारी की वजह से, टम्बाकू इस्तेमाल करने की वजह से। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि ये जो स्टोरी थी इनकी मुगली की, जो सामने लाए थे वो रुडयार्ड किपलिंग लाए थे। और इनके बारे में बता दूं, नॉवेलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे, पोएट थे, राइटर भी थे। इसके अलावा एक द जंगल बुक आप लोगों को याद होगी, मूवी थी काफी पॉपुलर एंड फेमस, वो भी इन्होंने ही लिखी थी और वो मुगली की लाइफ पे ही स्टोरी बनी थी। इसके अलावा भी कई दीगर फिक्शनल मूवीज हैं जो इन्होंने लिखी थी। बट ये आप ब्रिटेन के दौर की बात कर रही हैं तो तब 1894 की ये बात है जब ये इस स्टोरी के बारे में पता चला, उन्होंने
रिसर्च किया, फिर उन्होंने उनको ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने इसको पिक्चराइज करके लोगों तक, क्योंकि ये वाकई बहुत दिलचस्प थी और एक हैरत अंगेज अनरियलिस्टिक सी मूवी थी, लेकिन काफी डिफरेंट था कॉन्सेप्ट, मुझे अच्छा लगा। देखिए एक बात मैं कहूँ कि ये जो बच्चा है उसके बाद अगर मुझे याद है तो बहुत सारे इंडिया के अंदर ही ऐसे मुख्तलिफ जो है वो बच्चे निकले हैं और उनको जो है वो उनकी निशानदेही हुई है कि ये मुगली है ना। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि साइंस कहती है कि जैसे ये आपके सवाल से जुड़ा हुआ है, जो आपने एक सवाल छोड़ा था कि क्या हमें वो जो एक जंगल में रह रहे थे एक बच्चे को लेकर आए और उसके बाद तो जो हमारा एक रिवायती अंदाज है शहरी होने का, तो उसको हमने उसमें ढालने की कोशिश की, जो नहीं ढल पाया, काफ़ी हद तक ढालने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल वो नहीं ढल पाया, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो जिस माहौल में रह रहा है तो उसकी जो बॉडी होती है वो भी उस माहौल की तरह बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है माहौल को। अब उन्होंने देखा, जो वो बच्चा था बेसिकली उसने देखा, अब उसकी अम्मी तो नहीं थी सिखाने वाली, उसकी अम्मी कौन थी, वो जो हिरने है, वुल्फ है, वो उसकी ओवरऑल फैमिली थी। तो क्या हुआ कि बच्चा छोटे बचपन से ही उसको आदत हुई जो ये इस तरह से जैसे होता है ना वुल्फ की तरह दौड़ने की, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसने भी वक्त के साथ साथ जो उसकी ग्रो हुई, शेप हुई, वो भी उसी तरह से जो वुल्फ है उसी की तरह से, जैसे ऐसे आड़ी होती है ना, वो उस तरह से फिर वो बढ़ती गई। तो यही चीज है कि जंगल में छोड़ देते। कायनात, आपका जो सवाल था उस पर ये जवाब देना चाहूंगी कि मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इंसान है तो इंसानों के अंदर ही रहना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो मौत बरहक है वो तो आनी ही है, वो चाहे वो किसी ड्रग से हो या चाहे वो किसी भी नशे से हो। Okay, that can debatable, but what I'm trying to say कि देखें ये स्टोरी से साबित होता है कि इंसान जो है वो जानवरों की सराउंडिंग में ज्यादा महफूज है as compared to इंसानों की सराउंडिंग में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, there are more than like 10-20 केसेस जो ऐसे केसेस थे जो एनिमल्स में छोटे थे, इन्फेंट्स थे, तो एनिमल्स में रहे और ग्रो होकर फिर उनको रेस्क्यू किया गया। अब पता नहीं रेस्क्यू पॉजिटिव था या नेगेटिव था। देयर इज अनदर वुमन हु हैज लिव्ड विद लायंस। दो लायंस ने उसको बचाया कुछ लोगों से एंड दे हैव अडॉप्टेड, और फिर वो लड़की बाहर निकली और फिर उसने बताई अपनी स्टोरी चीजें। 1990s और इन द लेट 80s क्या हुआ था, एक चिंपैंजी को और एक बच्चे को साथ कर दिया था बिकॉज दे कैन अडॉप्ट। तो क्या हुआ कि 3 महीने उन्होंने कोशिश की, चिंपैंजी का जो बच्चा है वो इंसान के बच्चे से सीखना स्टार्ट कर दें। ऑपोजिट हो गया, जो बच्चा था, जो इंसान था, वो चिंपैंजी वाली हरकतें करने लग गया। तो आपने बोला कि वुल्फ की तरह वो बन जाता है। अ ह्यूमन कैन अडॉप्ट एट एनी एज। अगर हमारे अपनी वालिदैन की एग्जांपल ले लें, दे आर 60, लेट 50s, अर्ली 60s, तो उनसे अगर उनको फोन तो नहीं यूज करना आता था, बट दे आर अडॉप्टिंग एवरी डे। यूज गलत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वो ठीक है, वो भी आप करें, आपकी खुशी हमें, हमारी खुशी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने वुल्फ्स की बात की, आई वांट टू सजेस्ट अ वेरी गुड मूवी। लियाम नीसन की एक फिल्म है द ग्रे, इट्स अबाउट द वुल्फ। आपने कहा कि वो आगे चल रहा था, इफ आई एम नॉट आगे लीड कर रहा था। अब वुल्फ्स का मैं आपको थोड़ा सा नेचर का बता दूं, जो लीडर है ना, द अल्फा, कोरोना वाला नहीं, वुल्फ्स वाला अल्फा जो है, ही ऑलवेज लीड्स। फिर बीच में कुछ यंग होते हैं, देन ओल्ड वुल्फ्स होते हैं, एंड देन पीछे यंग वुल्फ्स होते हैं टू प्रोटेक्ट देम, वो एक लाइन में चलते हैं। आई एम सजेस्टिंग यू द मूवी द ग्रे। अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी व्हेन इट कम्स टू वुल्फ्स। बट आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। nice. और अभी हमारा शो का टाइम भी इख्तिताम तक पहुंच गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ पोइट्री शेयर करते हैं और कुछ अशार हैं जो पढ़ते हैं बड़े बड़े लेजेंडरी पोइट्स की, और आज मेरे साथ बहुत अच्छी शायरी है, आई होप कि आपको अच्छी लगे। अर्ज की है, हम हैं और उनकी खुशी है आजकल, हम हैं और उनकी खुशी है आजकल, जिंदगी ही जिंदगी है आजकल। गम का हर आलम नया है इन दिनों, गम का हर आलम नया है इन दिनों, दिल की हर दुनिया नई है आजकल। क्या कहते, इनका जिक्र इनकी तमन्ना इनकी याद, इनका जिक्र इनकी तमन्ना इनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। वाह। चांद भी है सोगवार हिज्र दोस्त, चांद भी है सोगवार हिज्र दोस्त, फीकी फीकी चांदनी है आजकल। क्या कहना, जल रही है दिल में शम्माए आरज़ू, जल रही है दिल में शम्माए आरज़ू, गम कदे में रोशनी है आजकल। क्या कहना, तू है और दरिया दिली है साकिया, तू है और दरिया दिली है साकिया, मैं हूँ और तश्ना लबी है आजकल।
क्या ही बात। बेकरारी करवटों पे करवटे, बेकरारी करवटों पे करवटे, दिल का आलम दीदनी है आजकल। क्या बहुत खूबसूरत। अर्ज गम पर मुस्कुराते भी नहीं, अर्ज गम पर मुस्कुराते भी नहीं, बरहमी सी बरहमी है आजकल। क्या कहने। हासिल तर्क मोहब्बत देखना, हासिल तर्क मोहब्बत देखना, अंजुमन सूनी पड़ी है आजकल। वेरी नाइस। इतना रिदम में था, मुझे 2 सेकंड में गाना सुनना, इतना रिदम में था। बहुत खूबसूरत, बहुत। सो आई होप कि आपको ये पोइट्री अच्छी लगी हो, क्योंकि लास्ट में हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ ऐसे अशार हों जिससे आप सोचो फिक्र में जाओ और आप इंजॉय भी करें। सो आज का आपको एपिसोड कैसा लगा, आज की आपको न्यूज़ कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, कितनी इंटरटेनिंग थी, ये सब आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। और इसी तरह गपशप को हमारी पूरी टीम को प्यार देते रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल। और शो का टाइम यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।